मित्रों को नमस्कार। हम लोग GS2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसी प्रक्रम में यह हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने संविधान के या फिर आपका जो सिलेबस लगा हुआ है उसके पहले पार्ट को कंप्लीट किया और अब हम उसके सेकंड पार्ट को ऐतिहासिक आधार यानी कि अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के विविध आयामों को समझा। यानी कि देखिए, आपको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों को जानना होता है, वो सभी हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया। अब हम ऐतिहासिक आधार यानी कि भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है उसके बारे में बहुत भी डीप संक्षिप्त तरीके से अध्ययन करेंगे। यानी कि डीप और संक्षिप्त का यह कि पहले हम डीप में अध्ययन करेंगे, फिर आपको मैं ये आप देख पा रहे होंगे 2 पेज में ही कंप्लीट नोट्स ऐतिहासिक विकास का प्रदान करूंगा और इसको समझाऊंगा। आपको PYQ भी प्रीलिम्स के यहाँ मैं सॉल्व करवाऊंगा और न केवल प्रीलिम्स के PYQ, मैं आपको मेंस के भी जो इस यूनिट से PYQ आए हैं वह भी करवाऊंगा और जो भी कंप्लीट अध्ययन है उसको यहाँ बहुत पहले डीप में अध्ययन करेंगे। यानी कि आप देखें कि ऐतिहासिक विकास को यहाँ मैंने लगभग 60 पेज में पढ़ाया हुआ है, तो वह 60 पेज का कवर करवाऊंगा। फिर उसके PYQ जो चूँकि हर वर्ष एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखिए 2022 में एक क्वेश्चन है, 2021 में है, 19 में है, आप देखें तो 18 में है, 17 में है, ऐसे ही 2016 में है, 15 में है, 12 में है। इस प्रकार प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते ही रहते हैं इसमें। इस टॉपिक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मैं आपको कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर वर्ष एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और अब हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि मैं आपको इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवाऊँगा, मेंस का क्वेश्चन करवाऊँगा PYQ, साथ में ही मैं यहाँ शॉर्ट नोट्स भी इसके आपको प्रदान करूँगा और डीप में मैं आपको इसका अध्ययन करवा रहा हूँ। तो ठीक है मित्रों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है यह संविधान का है ऐतिहासिक विकास। आपको सिलेबस अपने पास में रखना है। जब मैंने पहली क्लास ही ली थी तो आपको कहा था कि सिलेबस आप अपने पास में रखेंगे और उसी को के अनुसार हम यहाँ चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा मैंने कहा था PYQ भी आप अपने साथ रखेंगे और मैंने इसके लिए आपको कहा था कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़िए और उससे यह नोट्स और साथ में ही ये PDF वगैरह प्राप्त करिए। मित्रों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यह देखने के बाद आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ओके मित्रों, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। देखिए, मैंने इससे पहले कई 6 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ों को समझा चुका हूँ, तो मैं वहाँ जो चीज़ समझा चुका हूँ उसको यहाँ बहुत डीप में दोबारा नहीं समझाऊंगा, संक्षिप्त में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। अब ऐतिहासिक आधार क्या है भारतीय संविधान का, इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इतिहास क्या होता है, यानी कि इतिहास क्या होता है। दूसरा, हम आधार शब्द को समझेंगे, तब हम समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। हमने वैसे भारतीय और संविधान समझ लिया। संविधान की परिभाषा यह थी कि ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसमें किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम, कानून, पहलू व विधियां संकलित होती हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था जब पहले पढ़ा चुके हैं। भारतीय संविधान भी क्या होगा फिर, कि भारतीय संविधान ऐसा एक वैधानिक दस्तावेज है मित्रों जिसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले विविध प्रकार की विधियां या कानून संकलित हैं। तो ये भारतीय संविधान तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसका ऐतिहासिक विकास क्या है, ऐतिहासिक आधार क्या है, इसको हम लोगों को बहुत ही डीप में अच्छे से समझना है। देखिए, इतिहास क्या होता है, कोई चीज़ है उसका एक इतिहास है, ठीक है। जैसे आपको ही लेकर के मैं चलता हूं, आप एक व्यक्ति हैं, आप आज मान के चलता हूं 25 वर्ष के हो गए, तो आपका जो पिछला 25 वर्ष रहा है वो आपका क्या है, एक प्रकार से इतिहास है आपका, ठीक है। और आगे का जो आपका अभी बचा हुआ है, मान लीजिए आप
50, 60, 70 वर्ष और जीने वाले हैं, तो ये आपका भविष्य है, अब वर्तमान में जी रहे हैं। तो यह है श्रृंखला, यानी कि आपके पहले क्या। तो देखिए, संविधान हमारा यदि बात करें कब बना, तो हमारा संविधान आपको मालूम है कि स्वतंत्रता अधिनियम आया था और हम स्वतंत्र हुए थे, आपको मालूम है 15 अगस्त को। वहीं 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र बन चुका था और हमने कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि लागू किया। आज गणतंत्र दिवस भी है, तो गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा संयोग की बात है कि गणतंत्र दिवस है और हम लोग आज ऐतिहासिक विकास को पढ़ रहे हैं, संविधान को ही पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा है। यानी कि संविधानमय है आप अपना क्लास भी और पढ़ना भी है। चलिए, तो इतिहास क्या होता है मित्रों, कि किसी भी चीज़ के पूर्व का विकास, यानी कि हमारा संविधान 1 दिन या 2 साल 11 महीने 18 दिन का परिणाम नहीं है। यानी कि जो भी संविधान में व्यवस्थाएं बनी हैं, वह व्यवस्थाएं 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही नहीं बनी है। केवल क्या 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही नहीं बनी है, इनको बनने के लिए एक लंबी समयावधि लगी हुई है। क्या लंबी समयावधि लगी हुई है, और वह धीरे धीरे बने हुए हैं। यानी कि जो संविधान में, जैसे संविधान में मंत्रिमंडल है आया, ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने जब 2 साल में बनाया तभी इन्होंने अपने दिमाग से इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को सोचा है, नहीं। ऐसे ही राष्ट्रपति का पद है, ठीक है ना, या राष्ट्रपति का जो पद है, इसी प्रकार अध्यादेश है राष्ट्रपति का, ठीक है, इसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली है। ये सभी 1 दिन का परिणाम नहीं है, ये ना ही ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का परिणाम है। यह एक लंबे समय की चिंतन, मांग और सोचने की बदौलत बना है। तो ऐसे ही संविधान में जो जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल कब बना, ठीक है, अध्यादेश कब जारी हुआ, ठीक है, कहाँ से विधि का शासन आरंभ हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस ऐतिहासिक आधार में पढ़ते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि हमने एक सामान्य और मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ। जैसे चाय है, मान लीजिए चाय बनानी है। अब चाय में कई सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे पत्ती डली है ना, शक्कर डलेगी, और आप देखेंगे दूध डलेगा, अदरक डलेगा, ठीक है, पानी, शक्कर, दूध, अदरक, ये मुख्य हैं। तो ये सब जो डले हैं, तो ऐसे ही संविधान है चाय जैसा। आप मान के चलिए चाय जैसा ही क्या है, संविधान है। तो चाय बनने के लिए पत्ती, शक्कर, दूध, अदरक ये है। ऐसे ही संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मान लीजिए पत्ती की जगह अध्यादेश मान लीजिए, अध्यादेश है, संघीय सरकार है, या फिर संसदीय प्रणाली है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो एक क्रमिक विकास हुआ है, ठीक है। पहले पत्ती नहीं थी तो चाय भी नहीं पीते थे हम लोग, है ना, और कुछ पीते रहे होंगे। पहले हम शक्कर ना बनाते होंगे, एक समय ऐसा भी होगा, ठीक है। अदरक भी हम हो सकता है चाय में ही ना डालते हों। तो ये कि धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, एक एक चीज़ के पद का सृजन किया, ठीक है। जैसे कि हम आपको उदाहरण स्वरूप बताएं कि आप देखेंगे कि 1861 का जो अधिनियम आया, यहाँ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की पहली बार आरंभ हुई, यहीं अध्यादेश पहली बार आरंभ हुआ। तो अध्यादेश हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हुई, यह सब 1861 के अधिनियम जो आया उसके माध्यम से हुआ। तो मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि ऐतिहासिक विकास जो हमारा संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं, जो भी पदों के बारे में है, या जो भी कानून है, वह कानून 1 दिन का परिणाम नहीं है, ना ही 2 साल 11 महीने 18 दिन का परिणाम है। यह एक दीर्घकालिक परिणाम है। हाँ, हमने अपने संविधान में इन्हें संविधान सभा के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में संकलित किया है। हमने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है इन चीज़ों को, इन प्रावधानों को। लेकिन
ये किसी एक दो दिन का परिणाम नहीं है। तो कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे एक एक चीज का सृजन हुआ, कैसे विधि का शासन आया, कैसे हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, कैसे राष्ट्रपति का पद आया, कैसे प्रधानमंत्री का पद आया, कैसे सांसद का पद आया, कैसे विधायक का पद आया, इन सभी के बारे में हम इस ऐतिहासिक आधार में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। प्रत्येक वर्ष इसमें प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इससे आता है और लगभग आता ही है, और एक दो वर्ष ऐसा हुआ भी है कि नहीं भी आया है, लेकिन लगभग आता है। तो लगभग आए तो इतना बहुत अच्छा टॉपिक्स होता है ऐसा जिससे हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। तो ऐतिहासिक आधार समझ गए हैं आप। आधार, आधार का मतलब ये होता है कि उस संविधान का आधार क्या है। जैसे ये हमारा संविधान बना तो इस किसके आधार पर बना। जैसे कि आप एक देखते हैं दीवाल है, तो दीवाल का आधार क्या होता है, नींव होती है उसकी। तो नींव का, जैसे आप पैदा हुए तो आप कब पैदा हुए, जब आपके पिताजी रहे हैं, तो आपका आधार क्या है, पिताजी हैं। तो संविधान में जो प्रावधान रहे वो कहां से आए, ठीक है, जैसे आप कहां से आए, तो पिताजी आपका आधार है, पिताजी माता पिता से आए हैं। ऐसे ही जो संविधान में प्रावधान है वो कहां से आए, तो वो एक क्रमिक विकास हुआ है उनका, वहीं से वो आए हैं। आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक आधार समझ गए होंगे, और पढ़ने के बाद आप काफ़ी सारी इन चीज़ों को समझ जाएंगे। यानी कि संविधान का जो एक, यदि हम परिभाषा बोलना चाहें कि ऐतिहासिक आधार की परिभाषा क्या है, तो सुन लीजिए। ऐतिहासिक आधार से अभिप्राय, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार से अभिप्राय संविधान के एक दीर्घकालिक विकास से है, जिसमें विविध प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों जैसी संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इत्यादि विविध प्रकार की व्यवस्थाओं का सृजन अथवा विकास हुआ, उसे ही हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की दृष्टि से ये बता दिया है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसको, थोड़ा सा एक दो बार सुनकर के ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें लिखना होंगी जो इसमें नहीं लिखी हैं। आगे चलते हैं। वैसे लगभग चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फिर सर कब से ये विकास होना स्टार्ट हुआ, यानी कि भारतीय संविधान का विकास कब से होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ ये सब कुछ नोट्स में लिख करके इसलिए लाया हूँ कि मेरा समय आप लोगों को समझाने के लिए बर्बाद हो, और ना कि मुझे तथ्यों के रटने या रटाने में बर्बाद हो। तो मैं समझाने वाला हूँ, चूँकि समझ गए यदि आप कंसेप्ट तो सब कुछ हो जाएगा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपको मालूम है कि ब्रिटेन के बारे में सभी जानते हैं। यूके के बारे में यदि आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो मैंने वह बता चुका था कि क्या कहाँ यूके की अवस्थिति है। यूरोप महाद्वीप को आप देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप में एक देश यूके है, जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इन्होंने बहुत सारी औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के चलते इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया और उद्योगों का निर्माण हुआ, यानी कि उद्योग स्थापित हुए, और उद्योग स्थापित होने में बहुत सारी चीज़ें बनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ उद्योग क्या हुए कि यहाँ उद्योग मान लीजिए वस्त्र उद्योग, वस्त्र हुआ, ठीक है, और वस्त्र को इन्होंने हाथ से ना बना करके मशीनों के द्वारा बनाना स्टार्ट किया। किसके द्वारा बनाना स्टार्ट किया, मशीनों के द्वारा बनाना स्टार्ट किया। अब इनके साथ दिक्कत दो चीजों का हुआ कि मशीनें बनाने के लिए इन्हें लोहे की आवश्यकता थी, वस्त्र बनाने के लिए इन्हें कपास या ऊन की आवश्यकता थी। ये इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो अब देखो यदि ये सब नहीं होगा, कपास नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, तो मशीन कैसे बनेगी। वस्त्र कब तो तब बनेगी जब कपास इत्यादि चीजें हों उपलब्ध। यानी कि ये माल लोहा, कपास, ये सभी कच्चे संसाधन हैं, इनकी आवश्यकता ब्रिटेन को पड़ी। इस उद्देश्य से ब्रिटेन में की जो कंपनियां थी, यानी कि जो उद्योगों को चला रही थी या उद्योगों में किसी भी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही थी, उन कंपनियों से को ये अधिकार दिया गया कि आप अन्य राष्ट्रों में जाकर के या अन्य देशों में जाकर के जाइए और
वहाँ से कच्चे माल की व्यवस्था करी, यानी कि लोहा की, कपड़ा की। ऐसे मैंने दो उदाहरण दे रहे हैं, कपास इत्यादि की। ऐसे हजारों चीज़ों की आवश्यकता पड़ी उन्हें, और वो इधर उधर लेने के लिए आए गए। तो इसे कहा जाता है कच्चा संसाधन। यानी कि ब्रिटेन में जब यूके में औद्योगिक क्रांति हुई, उन्हें उसके कारण कच्चे साधन माल की, जैसे कि मैंने बताया कपास इत्यादि की आवश्यकता हुई। और इसी की पूर्ति के लिए ब्रिटेन की जो विविध कंपनियां रहीं, क्या रहीं, विविध कंपनियां रहीं, वो यहाँ वहाँ भ्रमण करना, इधर उधर के देशों में जाने लगी। और क्या हुआ कि जब वो इधर उधर जाने लगी तो उन्होंने वहाँ से कच्चा माल लाया। क्या लाया? कच्चा माल अपने देश में भिजाया, ब्रिटेन में। लेकिन क्या हुआ एक समय कि जो ये कच्चा माल इन्होंने अपने देश में भिजाया, देखिए मैं आपको सीधा साधा फिर से एक चीज़ समझा दे रहा हूँ इन चीज़ों को, तो आप डायग्राम की तरह बनाते रहिएगा और समझते रहिएगा। देखिए सबसे पहले वहाँ यूके में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति के चलते इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जब इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी तो ये इधर उधर, यानी कि इधर उधर कहीं गए, यानी कि अन्य देशों में गए। जब ये अन्य देशों में गए, यहाँ से कच्चा माल भिजाने लगे। अब इन्हें क्या मालूम चला अन्य देशों में जाकर के कि कहीं कहीं इन्होंने को पैसे देकर के माल लेना पड़ता था। अब इन्हें क्या दिखा कि यार इधर तो लोग बहुत, मतलब परिस्थितियां हैं कि देखो हम इनको पैसे दे रहे हैं, यदि हम चाहें तो हम खुद ही मालिक बन सकते हैं इस देश के। उन्हें ऐसा परिस्थितियां लगा, यानी कि जैसे उन्हें लगा कि बंगाल का राजा है, मान लीजिए भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में आज जो कलकत्ता है इसे आप बंगाल कहते थे पहले, तो मान लीजिए कलकत्ता ही या बंगाल आप मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें। ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसे आज आप कहते हैं। तो बंगाल में ये बात है कि बंगाल में ये आए, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो परस्पर राजा लोग ही लड़ रहे हैं, यदि मैं चाहूँ और मैं थोड़ा सा हेल्प करूँ, मतलब मैं भी यहाँ राजा बन सकता हूँ, ऐसा उनको दिखा। अब क्या था, जब उन्हें लगा कि मैं बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे उन्होंने मीर जाफर को तोड़ा वहाँ से, और इस प्रकार से बंगाल में ही उन्होंने अपना, बंगाल के जो राजा थे उनको धीरे धीरे अपने पद से ही पदच्युत कर दिया और स्वयं ही राजा बन बैठे। अब जब स्वयं ही राजा अंग्रेज बन चुके, तो अब उन्हें धीरे धीरे, उन्होंने स्वयं ही राजा है तो उन्होंने स्वयं ही यहाँ से कच्चा माल लेकर के भिजाना स्टार्ट किया। तो इसी प्रक्रम में उन्होंने क्या किया कि इस देश में धीरे धीरे एक एक रियासत को लेकर के उन्होंने क्या किया, उस पर कब्जा करना स्टार्ट किया। बंगाल, फिर इधर, फिर उधर में, यानी कि कंप्लीट, आपको बताऊं कंप्लीट धीरे धीरे वो लोग लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर चुके। ऐसे उन्होंने केवल भारत में नहीं किया, ये काम उन्होंने अफ्रीका में भी किया, अमेरिका में भी किया, इंडोनेशिया इत्यादि में भी किया, यानी कि बहुत जगह किया, चाइना इत्यादि में भी किया। सभी जगह इन लोगों ने ऐसे कार्य किए कि जहां उन्हें परिस्थितियां मिली वहां के वो स्वयं जाकर के नेता राजा बन गए। नेता समझिए, राजा बनिए, या देश प्रमुख कहिए, कुछ भी कहिए, वो जाकर के वहां बन गए और धीरे धीरे कच्चे माल की स्टार्ट हुई। तो अब जब क्या हुआ कि जब ये यहाँ शासन करने लगे, अब देखो जैसे इन्होंने लोगों से कहा तुम हमें टैक्स दो। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे राजा आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, टैक्स दीजिए, तो हम लोग टैक्स दे देते हैं। तो इन्होंने कहा कर दीजिए, लेकिन कर देने के लिए कुछ नियम तो बनाना पड़ेगा ना, कि कितने % कर देना है, किन लोगों को कर देना है, इन सभी के लिए कानून बनाने की जरूरत है। अब देखो राजा नहीं है, यही राजा हैं, तो वहां लड़ाई होगी, बाद लड़ाई होगी वहां। ठीक है, यानी कि कोर्ट की आवश्यकता है, कोर्ट का संचालन कैसे किया जाए, यानी कि न्यायालय की आवश्यकता है। ऐसे ही लोगों को शासित करने के लिए और कई सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ी। तो अब धीरे धीरे इन्होंने कानून बनाना आरंभ किया यहाँ के लोगों के शासित करने के लिए। देखिए लोगों को, जैसे कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अभी एक बात है, जैसे दहेज जबरदस्ती लेते हैं, तो दहेज को खत्म करने के लिए हमने दहेज का कानून बनाया। ऐसे ही घरेलू हिंसा करते हैं अभी लोग, तो उस समय भी कर रहे हो, तो घरेलू हिंसा कानून बनाया। ऐसे ही उस समय जैसे सती प्रथा चल रही कि जिंदा स्त्रियों को जला देना,
है ना, तो ये सती प्रथा को बंद किया। तो कुल मिलाकर के मैं, हालांकि ये दहेज वगैरह में अभी के कानून बता रहा हूँ, सती प्रथा में पहले का बता रहा हूँ, तो कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जब शासन किया तो इन्हें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इनके देश में जो शासन होता था वो कानून के तहत होता था। किसके तहत होता था? विधि के तहत होता था। तब इन्होंने क्या किया कि कानून बना करके धीरे धीरे आरंभ स्टार्ट किया। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के कानून बनाया और स्टार्ट किया। यहीं से कानून के शासन की स्थापना हुई धीरे धीरे। लेकिन अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं जो लिखा है, और फिर हम आगे इस चीज़ को समझेंगे। देखो, जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ लिखा हुआ है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण संसाधनों यानी कि कच्चे माल की आवश्यकता हुई। इसकी पूर्ति हेतु ब्रिटेन में विविध कंपनियां अत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगीं तथा परिस्थिति अनुरूप स्वयं का प्रभाव भी धीरे धीरे स्थापित करने लगी। यानी कि जैसे उन्हें परिस्थितियां मिली वैसे ही वो वहाँ जाकर के नेता इत्यादि बनने लगी। फिर क्या हुआ कि इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में भी स्वामित्व स्थापित करने में सफल रही। यानी कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसने अपने भारत में भी क्या किया कि अपना प्रभाव स्थापित करने में रहा। यानी कि इसने बंगाल रियासत या अवध रियासत, ये सभी चीज़ों को इन्होंने अपने वश में कर लिया, यानी कि इनको हड़प लिया। ध्यान रखिए, धीरे धीरे कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु महारानी एलिजाबेथ द्वारा कानूनी नियंत्रण स्थापित किया गया। अब क्या है, ब्रिटेन, मैंने कहा था कि ब्रिटेन से फिर इनको आया। अब देखिए, कानूनी नियंत्रण स्थापित किया। चूंकि देखो, ये लोग व्यापार कर रहे थे, कंपनियां कहाँ की थी? यूके यानी कि ब्रिटेन की। अब ये ब्रिटेन की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के क्या कर रही हैं? कुछ कार्य कर रही हैं। यदि कुछ उन कंपनियों पर इल्जाम लगता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यूके की सरकार, यानी कि महारानी एलिजाबेथ, यानी कि वहाँ की महारानी या क्राउन। ठीक है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ के क्राउन प्रभावित होगा, वहाँ का राजा की जिम्मेदारी है कि भाई ये आपकी कंपनी कहाँ ऐसे घूम रही है। तो उनकी जो उन्होंने क्या किया कि इन कंपनियों को नियंत्रित करना आरंभ कर दिया। क्या किया? कंपनियों को नियंत्रित करना आरंभ किया। यानी कि कुछ कानून कंपनियों ने बनाए, किसके लिए? इन लोगों के लिए, और इन्होंने कानून बनाए भारतीयों के लिए, या फिर जहाँ पर ये लोग उपस्थित थे जिन देशों में, उन देश की जनता के लिए। आगे चलते हैं। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये बातें सभी को समझ में आ जाए, एनसीईआरटी की तरह है। बाकी अभी आगे डीप में तो पढ़ना ये चीज़ों को, तो यहाँ से समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के चलते भारत में भी कानून के शासन की शुरुआत हुई। चूँकि जब उन्होंने कंपनी को शासित किया तो कंपनी ने हम लोगों को शासन करना स्टार्ट किया, कि चूँकि जो उन्हें आदेश दिया वो तो वहीं के महारानी से आया। तो ऐसे ही धीरे धीरे कानून का अनुप्रयोग तथा विकास होता गया। देखो, जब कानून उन्होंने हमारे लिए बनाया और हम पर लागू किया तो यहीं से कानून बनना स्टार्ट हो गया। यानी कि किसी भी कोई कानून के तहत नियंत्रित होते गए और कानून का विकास क्या होने लगा? अनुप्रयोग तथा विकास होने लगा। यानी कि प्रयोग किया कोई कानून कि भाई ऐसा करेंगे कि अब जैसे कि अब केवल वोट वही देगा, यानी कि मतदान केवल वही कर सकेगा जो शिक्षित होगा या फिर जो एमए पास होगा। मान लीजिए ये एक कानून बना दिया, तो यह एक कानून है। अब ये सफल रहता है तो आगे बढ़ाया जाए, या नहीं रहता है तो इस प्रकार से कानून बनाना, यह भी एक प्रकार का कानून होता है। जैसे कि ऐसा भी कानून बना दिया जा सकता है, ये है नहीं कानून, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कि दहेज जो लेता है उसके लिए मृत्युदंड कर दें। हालांकि ज़्यादा है, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इस प्रकार के कानून बनना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो इसी के तहत क्या हुआ? कानून का विकास हुआ। यानी कि धीरे धीरे कानून का अनुप्रयोग तथा विकास होता गया तथा भारतीय भी उसी कानून से नियंत्रित होते रहे, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान के विविध प्रावधानों पर पड़ा। यानी कि अब क्या हुआ कि जो ये कानून ब्रिटिश काल के दौरान बने, यानी कि आपको बताऊं 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई थी। और लगभग भारतीय संविधान कब बना? तो आप जानिए कि 1947 से भारतीय संविधान बनना या स्टार्ट हुआ।
तो आप ऐसा मान सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये जो इन किसके मध्य जो अंतर रहा तो बहुत सारा, यानी कि 200-300 वर्ष का ये शासन रहा जो, तो इसके दौरान जिन कानूनों का निर्माण हुआ, यानी कि 300 वर्ष के दौरान जो भी कानून बने, हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 1773 से, ठीक है, 1947 तक के अधिनियम। तो ये अधिनियम जो रहे, इनको आप मान सकते हैं इसकी जगह पर, ये डेट ज़्यादा मतलब आते ही वो आरंभ नहीं किए, तो ये आप मान के चलिए कि 1773 से लेकर के जो 1947 तक जो कानून बने, ठीक है, इन सभी कानूनों का प्रभाव भारतीय संविधान पर रहा। किस पर रहा? भारतीय संविधान पर रहा, ठीक है, भारतीय संविधान पर रहा। किसका? जो इस समय कानून बने, तो इन पर भारतीय संविधान में इन कानूनों को सम्मिलित किया गया। कई को हूबहू भी सम्मिलित किया गया, कई को काट छाट करके भी किया गया, कई को अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप बना करके सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार जो भी कानून रहे, ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो हम लोगों को पढ़ना ये है कि जो ये ब्रिटिशर्स रहे हैं 1773 से, ये ब्रिटिशर्स रहे हैं जो, इन्होंने यहाँ जो 1773 से लेकर के 1947 तक जो ये ब्रिटिश रहे, इन्होंने जो कानून बनाए वो क्या कानून बनाए, क्योंकि वही कानून फिर हमारे संविधान में लिए गए, कई सारे कानून, क्योंकि आप संविधान का भी अध्ययन करेंगे तो उसमें भी देखेंगे तो क्या क्या निर्माण हुआ, यानी कि कौन कौन महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण किया, क्या क्या कानून बनाए, क्या क्या राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जी धीरे धीरे जो विकास हुआ है। आगे चलते हैं। तो यानी कि इसी के चलते भारत में भी कानून बनना स्टार्ट हुआ और कानून के शासन की शुरुआत हो गई, और धीरे धीरे कानून का अनुप्रयोग तथा विकास होता गया, तथा भारतीय भी उसी कानून से नियंत्रित होते रहे। किस कानून से? जो उनके द्वारा बनाया गया, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान के विविध प्रावधानों पर पड़ा, तथा विविध कानून अथवा उपबंध सीधे तौर पर भारतीय संविधान में शामिल भी कर लिए गए। इन्हें ही हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार कहते हैं। यानी कि जो कानून आपके मैंने फिर से अभी बताया था 1773 से लेकर के 1947 तक जो बने हैं, यही सभी कानून का जो विकास हुआ, इन्हें हम ऐतिहासिक आधार कहते हैं भारतीय संविधान का। दूसरे शब्दों में कानून का ऐतिहासिक विकास ही ऐतिहासिक आधार है। या फिर ऐसा कह लीजिए आप कि कानून का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, कि कब से कानून के शासन की बात होने लगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक विकास कहते हैं संविधान का। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो यह ऐतिहासिक विकास हुआ, यह ऐतिहासिक विकास भी 2 चरणों में संपन्न हुआ। इसको 2 चरणों में संपन्न तो नहीं हुआ, चरण तो देखो एक ही है। आपको बताएं कि भाई ये 1773 से लेकर के 1947 तक विकास होता रहा निरंतर, लेकिन यहाँ जो 2 वर्गों में हम वर्गीकृत कर रहे हैं, वो इस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं कि एक समय ऐसा रहा जहां उन्होंने केंद्रीकरण करना चाहा, और एक समय ऐसा रहा जब उन्होंने विकेंद्रीकरण करना चाहा शासन को। अब ये तो भैया वैसे ही है कि सर हमें मालूम ही नहीं है केंद्रीकरण क्या होता है या विकेंद्रीकरण क्या होता है। हालांकि आप पहले वाले मेरे यदि लेक्चर पढ़ चुके हैं तो आपको ये भी अभिज्ञान हो ही गया होगा कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है। इसलिए पूर्व वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए, और इनको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी देख सकते हैं आप। चलिए, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण हुआ, उसके आधार पर हम इसे 2 वर्गों में बांटते हैं। तो किसके आधार पर? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर। केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, विकेंद्रीकरण वह स्थिति होती है जब हम किसी से शक्तियां छीने नहीं और उनको शक्तियां प्रदान करें। जैसे हमारे यहां मान लीजिए केंद्र है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है।
तो हम क्या करें, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें, यानी कि केंद्र कुछ शक्तियां अपनी राज्यों को दे दे, भाई इन चीजों पर कानून तुम बना लेना। जैसे कृषि पर राज्य तुम ही कानून बना लेना, शिक्षा पर तुम ही बना लेना, स्थानीय निकाय पर तुम ही बना लेना, यानी कि केंद्र इनकी शक्तियों को इन्हें दे दे, राज्य भी इन स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान करती। यानी कि शक्तियों का हम क्या करें कि विकेंद्रीकरण करते जाएं, यानी कि नीचे की ओर देते जाएं। शक्तियां कैसी, कानून बनाने की शक्तियां, ठीक है। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है, ठीक है। लेकिन केंद्रीकरण क्या है, केंद्रीकरण ये है जब हम ये शक्तियां राज्य स्थानीय सरकार से करें, तुम नहीं मैं ही बनाऊंगा, राज्य सरकार कहे, राज्य से ये कह दे नहीं शिक्षा पर भी केंद्रीय कानून बनाएगा, कृषि पर भी केंद्र ही बनाएगा, यानी हर चीज पर कानून केवल केंद्र बनाएगा। यानी तो कंप्लीट शक्तियां किसके पास रहेंगी, केवल मात्र केंद्र के पास। यानी कि केंद्रीकरण में शक्तियां कम लोगों के पास रहती हैं और उच्च लोगों पर के पास रहती हैं, या फिर ऐसा कहें कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। यानी कि आप देखें कि फिर आपके जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, उनके पास शक्तियां नहीं रहेंगी, केवल पीएम के पास ही सभी शक्तियां रहें, संसद के पास ही सभी शक्तियां रहें, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो केंद्रीकरण की स्थिति हो जाती है। विकेंद्रीकरण वो होता है जहां शक्तियों को हम नीचे के स्तरों पर दें, जैसे राज्य सरकार को वितरित कर दें या फिर स्थानीय सरकार को कर दें, तो यह एक विकेंद्रीकरण है। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया, यहां से क्या हुआ कि यहां चूंकि, अब आपको मैं बता देता हूं केंद्रीकरण, चूंकि जो आपका ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन की व्यवस्था एक प्रकार की एकात्मक व्यवस्था है, यानी कि एक केंद्रीकरण है वहां, यानी कि सभी चीजें जो है वो संसद निर्णय लेती है, संसद ही वहां सर्वोच्च है, तो संसद ही निर्णय लेती है, ठीक है, सभी चीजों की। तो उन्होंने चूंकि जैसा वो अपने यहां करते थे, तो वैसे ही शुरुआत में आकर के उन्होंने भारत में ही अनुप्रयोग किया। क्या किया, जैसा उनके यहां था वैसा ही उन्होंने सोचा मैं भारत में करके देख लूं कि जैसा मेरे यहां कानून है वैसा यहां भी हो जाए। तो 1773 से लेकर के 1853 तक ये जो डेटें लिखी हुई हैं, इनमें कुछ उन्होंने कानून के अधिनियम लाए, यानी कि कानून का बहुत सारे कानूनों की एक संग्रह को आप कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक साथ लाया। तो ये कुछ विशेष डेट्स को लाया, यानी कि कुछ विशेष वर्षों में लाया, तो इसलिए हम यहाँ यह वर्ष लिखे हुए हैं। तो यानी कि 1773 से लेकर के 1853 तक क्या हुआ, जो कानून थे उनमें ऐसा कुछ था कि भाई शक्ति का केंद्रीकरण करना है, ठीक है, शक्ति का केंद्रीकरण करना है। और इसके बाद जो 1858 यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद जो 1858 का अधिनियम आया, 61 का अधिनियम आया, 1892 का अधिनियम आया, 1909 का आया, 1919 का आया, 1935 का आया, इन सभी में केंद्रीय शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, यानी कि शक्तियां वापस दी, ठीक है, शक्तियां यानी कि राज्यों को देने लगे। जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया कि जब सभी शक्तियां मान लीजिए एक बंगाल को दे दिया, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर के मुंबई प्रेसिडेंसी से लेकर के केवल बंगाल को शक्तियां दे दी, लेकिन बाद में फिर वो क्या करने गए, नहीं, इन जो प्रेसिडेंसी हैं इनकी शक्तियां वापस लौटा दीजिए। तो ये वाला कार्य, यानी कि शक्ति के केंद्रीकरण का मतलब यह कि जब शक्तियां कुछ ही लोगों के पास हों, ठीक है, और विकेंद्रीकरण का मतलब ये कि सभी के पास हो। एक सरल उदाहरण से मैं और समझाता हूं, मैं पहले ही मुझे सरल से समझाना चाहिए लेकिन फिर समझा देता हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे पिताजी हैं एक, ठीक है, और उनके 4 बेटे हैं, ठीक है। तो यदि केवल मात्र पिताजी कहेंगे कि मैं ही सभी कार्य करूंगा और मैं जो कहूंगा केवल वही होगा, ठीक है, पिताजी कहें वही होगा, और ये सभी शक्तियां पिताजी केवल अपने पास रखें, तो ये केंद्रीकरण है शक्ति का। लेकिन पिताजी क्या कहें, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सभी शक्तियां चारों बच्चों को दे देते हैं, चारों बच्चों को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, और कुछ शक्तियां मैं अपने पास भी रख लेता हूं। तो ये क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया,
क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया। यानी कि सभी को शक्तियां दे देना, जैसे कि इसको दे दिया कि भाई तुम एक काम करना कि तुम कपड़े खरीद के लाया करना, इसको दे दिया तुम शिक्षा का काम करना, बच्चों को पढ़ाने का काम करना, इसको दे दिया तुम खाना इत्यादि बनवाने का काम करना, इसको दे दिया तुम कपड़े धुलना। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, और केंद्रीकरण क्या होगा, नहीं सभी काम मेरी मर्जी से होंगे, मैं कहूँगा जो होगा। यानी कि कपड़े कैसे धुलेंगे, किस साबुन से धुलेंगे, कैसे क्या होगा, सब चीज़ें। तो इस प्रकार का मैंने एक छोटे स्तर पर भी समझाने का प्रयास किया कि शक्तियों का केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए देखिए, मैं एकदम ऐसे स्तर से लेकर के चीज़ों को चलता हूँ कि सभी लोग समझ पाएँ। चलिए आगे हम लोग अब अध्ययन करेंगे और भी आगे, ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने देखा कि शक्ति का केंद्रीकरण और शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब हम एक एक अधिनियम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो ये अधिनियम हैं, इन अधिनियमों को जैसे 1773 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, ये कंप्लीटली हम सभी पर पढ़ेंगे। और इन्हें सभी को से एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, यानी कि जो सभी ये दिए हुए हैं इनसे ही आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, और जो आए पढ़ने के बाद आपको प्रश्न दिखाएंगे और पढ़ने के बाद सॉल्व हो रहे हैं अथवा नहीं, वह भी आप देखिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि जो ये संवैधानिक विकास हुआ, इसको हम दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि 1773 से लेकर के 1853 तक, तो 1858 से 1947 तक, सॉरी। अब देखो यहाँ आपको मैं बताऊं, यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो विकास हुआ और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ। ये सर क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसको मैं आपको बताऊं, देखो जो है से यूके है, यूके की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो शुरुआत में क्या किया कि डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार ने हम पर आकर के राज्य नहीं किया, यानी कि हम पर वो राज नहीं करती थी, हम लोगों पर वह नियंत्रण नहीं करती थी। ठीक है, उसकी सबसे पहले कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी ने ही यहाँ लोगों से युद्ध करके या फिर राजाओं से युद्ध करके सत्ता को मतलब हथिया लिया, आप ऐसा कहें, सत्ता अपने वश में कर ली। फिर उसी को के तहत उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ धीरे धीरे चलाते रहे, और शुरुआत का जो कानून बनाना हुआ या नियंत्रण हुआ वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट रहा, पिट्स इंडिया एक्ट रहा, चार्टर एक्ट रहा, ये सभी जो रहे 1773 से 1853 तक, यह सभी ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर शासन कर रही थी। यानी कि यूके डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन क्या हुआ कि 1858 से डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण करना या शासन करना आरंभ कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से इसकी जो भी शक्तियां थी, राज्य सत्ता इत्यादि चलाता था, इसको समाप्त कर दिया। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने कार्य करना स्टार्ट किया। तो पुनः मैं एक बार रिवीजन फिर से बता दे रहा हूँ कि जो 1773 से 1853 तक जो रहा, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और यूके डायरेक्ट शासन नहीं करता था। लेकिन यूके ने डायरेक्ट शासन कब स्टार्ट किया, यानी कि वहाँ के राजा ने 1858 से 1947 तक, ध्यान रखो, ये डायरेक्ट किया। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको दो वर्गों में पढ़ेंगे। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया तब केंद्रीकरण रहा, और जब इन्होंने किया तब विकेंद्रीकरण की स्थिति रही। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक समझेंगे और आगे इन चीज़ों को बहुत डीप में समझेंगे। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम ये देखेंगे, जो हमारे यहाँ शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन में लोग होते कैसे थे, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे थी और इसमें कैसे क्या सदस्य होते थे। अब क्या रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी
में क्या रहता था, जैसे आज क्या रहते हैं, कोई कंपनी बनती है तो शेयर होते हैं, तो यहां भी क्या रहते थे, शेयर होते थे, सदस्य होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 1400 सदस्य थे, यानी कि ये इतने सदस्य थे। और यदि ये सदस्य क्या करते थे, कुछ लोगों का मतदान करके चयन करते थे। इन सभी सदस्यों को स्वामी मंडल कहा जाता था। चूंकि जो शेयर होता है वही स्वामी होता है। शेयर का मतलब क्या हुआ सर? अरे ऐसा मान लीजिए कंपनी है, ये 100 रुपये 1400 रुपये में बनी है, यानी कि कंपनी को बनाने का जो पैसा लगा है 1400 रुपये लगे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ने 1 रुपया दिया है। तो 1 रुपया दिया है इस कंपनी को, तो इसके मालिक कितने हुए? 1400 लोग हुए। ठीक है, ऐसा हुआ। तो इस प्रकार के सदस्य थे। हालांकि ये 1 रुपये देना एक काल्पनिक है, लेकिन वो तो अकॉर्डिंग टू उन्हीं ने अपने हिसाब से दिया होगा। लेकिन यहाँ 1400 सदस्य थे इस कंपनी के, यानी कि जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, इस चीज़ को स्टार्ट किया था। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप एक चाय की दुकान खोलते हैं और चाय की दुकान को खोलने में 500 रुपये लगते हैं, और 500 लोगों से 1-1 रुपया लेते हैं आप। ठीक है, तो ये 500 लोग उस चाय की दुकान के क्या हुए? मालिक हुए। ध्यान रखो। अब देखो, तो ये 1400 सदस्य थे इसके, जिन्हें हम क्या कहते थे? स्वामी कहते थे, यानी कि स्वामी मंडल कहते थे। अब इनमें से जिनको चाहिए कि वो मतदान करें, उन्हें 500 पाउंड देना होता था, और 500 पाउंड में इन्हें वोटिंग राइट मिलता था। यानी कि 500 पाउंड यदि आप दे रहे हो तो आपको वोटिंग करने का राइट मिलेगा। और क्यों मतदान क्यों करना है सर? यहाँ मतदान इसलिए चूंकि इनके द्वारा ये 1400 लोग ही तो कंपनी चलाएंगे नहीं। आपको सोचो, चाय की दुकान मान लीजिए 10 लोग मिलकर के खोल रहे हैं, लेकिन चाय की दुकान पर 10 लोगों की ज़रूरत क्या है? चाय की दुकान तो 1 या 2 व्यक्ति ही चलाएंगे। तो क्या अब, लेकिन ये फिर कौन 1-2 व्यक्ति चलाएंगे? यानी कि 10 में से हम लोगों को 2 व्यक्तियों को तो चयनित करना होगा ना, कि कौन 2 व्यक्ति चाय की दुकान चलाएंगे 10 में से। तो मैं आपको बताऊं कि 10 में से ये क्या हुआ कि 2 लोग क्या करेंगे? चाय की दुकान चलाएंगे। अब तो उनको हमें मतदान के द्वारा चयन करना होगा, यानी कि इनमें से जो भी 5 व्यक्ति कहे, मतलब चुनाव होगा, जो अधिक व्यक्ति जिनको चयन करेंगे उन्हीं के द्वारा क्या होगा? चाय की दुकान चलाई जाएगी। ऐसे यहाँ भी होता था सेम, कि 500 पाउंड देने के बाद वोटिंग राइट मिलता था। तो ये सभी सदस्य क्या करते थे? केवल 24 सदस्यों को चयन करते थे, जिन्हें हम कहा जाता था कंपनी के निर्देशक या डायरेक्टर कह सकते हो आप। तो निर्देशक कहा जाता था। तो ये 24 सदस्य रहते थे। यही क्या करते थे? यही मूल रूप से शासन करते थे फैक्ट्री के माध्यम से। इन्हीं की एक फैक्ट्री होती थी, जिसे हम कंपनी भी कहते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में इतने ये थे, और ये जैसे यही कंपनी के यही लोग 24 लोग भारत में आए, और भारत में आकर के इन्होंने शासन किया। भारत में इन्होंने पहले तो व्यापार किया। व्यापार करते करते इन्हें परिस्थितियां मिली इस अनुकूल कि ये शासन भी कर सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं। तो आकर के राजा बने, और धीरे धीरे हम लोगों को उपनिवेश बना लिया। क्या बना लिया? उपनिवेश बना लिया। आगे चलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कंपनी की थोड़ी सी संरचना को देखा। तो यही कंपनी थी, यही यहाँ शासन करती थी। अब क्या होता था? अब इन्होंने देखो राजा बनना स्टार्ट किया। क्या किया? राजा बनना स्टार्ट किया। अब इन्होंने यहाँ शासन करना स्टार्ट किया। शासन करने के दौरान हुआ क्या कि इन लोगों को, भाई आप स्वयं सोचो, यहाँ भी तो राजा थे। राजा के अपनी गद्दी ऐसे ही दे देगा बिना लड़ाई के? नहीं। तो अब इन राजाओं की और जो यूके की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के मध्य लड़ाई होती थी। क्या होती थी? लड़ाई होती थी। और जो लड़ाई में हारता था, ठीक है ना, जो पराजित होता था, उसको जुर्माना देना होता था। तो कई बार राजा पराजित होते थे तो इन्हें जुर्माना देना पड़ता था। कई बार ये कंपनी, यूके की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे भी जुर्माना देना पड़ता था। तो जब कंपनी को जुर्माना देना पड़े तो कंपनी के पास तो पैसे थे नहीं इतने। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे, या फिर जो पैसे थे वो कम पड़ गए। तो अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने अपने बैंक से, यानी कि इंग्लैंड के बैंक से, इन्होंने क्या किया?
कर्ज मांगा, यानी कि हमें इन्होंने कहा कि हमें ऋण दे दीजिए, है ना, ऋण लेने का प्रयास किया। जब ये इन्होंने ऋण लेने का प्रयास किया तो उसने पूछा इंग्लैंड के बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, कि क्यों चाहिए पैसा। तो इन्होंने कारण वगैरह बताया कि इसलिए चाहिए। तब धीरे धीरे जब इन्होंने पैसा मांगा तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा, इन पर भी नियंत्रित करना इन्हें स्टार्ट कर दिया कि पैसे तो दे देंगे लेकिन हम आपके ऊपर नियंत्रित करेंगे कि आपकी क्या गतिविधियां हो रही हैं, रेगुलेट करेंगे आपको। इस प्रकार का धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चूंकि इस कंपनी को आवश्यकता पड़ी पैसों की, ये पैसों के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गई, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जब पैसा मांगा तो उन्होंने, वहाँ लोगों ने आवाज़ उठाई संसद में, जो वहाँ के नेता वगैरह थे, भाई ये कंपनी पैसे ले जा रही है, ऐसा तो नहीं ये सब पैसे खुद खा जाए या कुछ कर जाए, गबन कर जाए, तो इस कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इस पर नियंत्रण करना जरूरी है ना, नहीं तो पैसा डूब जाएगा ब्रिटेन का। तो उन्होंने क्या किया कि इसको नियंत्रित करना स्टार्ट किया। तो इसी पृष्ठभूमि में, यानी कि यही जो परिस्थिति थी, इसी के कारण एक पहला उन्होंने कानून भेजा, और उसी पहले कानून को कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम ही क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि अब रेगुलेट करना है। कौन किसको करेगा, तो यूके की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है इसको देखेगी। कौन, यूके की गवर्नमेंट, यानी यूके सरकार। ठीक है, यूके की जो गवर्नमेंट है वो कैसे करेगी कि क्या कर रही है। इसके लिए ये यूके की गवर्नमेंट ने एक कानून भेजा जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे चलते हम लोग, आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। जो मैंने बोला अभी तक समझाया, ये सब इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में एलिजाबेथ से व्यापार अधिकार लेकर के व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी। यानी कि जब ये आई ही थी ना व्यापार करने, तो वहाँ की गवर्नमेंट से ऐसा पूछ कर के आई थी कि मैं वहाँ चला जाऊँ व्यापार करने कंपनी, तो उसने कहा ठीक है चले जाओ, 10 वर्ष शासन करो, है ना, ऐसा कि मतलब वहाँ से इन्हें एलिजाबेथ के द्वारा परमिशन मिल गया था। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक लाभ भी बड़ी मात्रा में प्राप्त किया, यानी कि इसने देखा यार भारत में तो मजे ही मजे हैं, इधर तो बहुत पैसा है, बहुत कच्चा माल है, यानी कि बहुत लोहा है, बहुत कपड़े वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने सोचा एक काम करें, इसको हथिया ना लें, यानी कि ये हमारा हो जाए, हमें बिना पैसे का मिलने लगे तो मज़ा ही आ जाए। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ के लिए बात करते हैं, तो इन्होंने भी ऐसा सोचा। तो बड़ी मात्रा में प्राप्त लाभ कर रहे थे, जो कि अन्य ब्रिटिश कंपनियों की आंखों में खटक रहा था भाई। यानी कि देखो, केवल यूके में एक कंपनी थोड़ी ना थी, वहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कई सारी कंपनियां थी कि नहीं थी। तो उन लोगों को ये देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि है ना, अब ऐसे केवल भारतीयों की मानसिकता थोड़ी ना है कि पड़ोसी आईएएस बनेगा तो उसको दुख होगा, यानी कि आप आईएएस बनोगे तो आपका पड़ोसी जल मरेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी हो रहा था कि ये बहुत लाभ कमा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ जो और कंपनियाँ थी उन्हें लग रहा था कि कैसे मैं भी ये लाभ कमाऊँ, भाई सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी लाभ कमाऊँ, तो उनको ये कंपनी खटक रही थी। तो क्या हुआ, जिससे कि उन कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की आवाज़ संसद में उठाई कि भाई उसको नियंत्रित करो, वो क्या क्या कर रही है, उल्टा सीधा काम कर रही है ना, ऐसा नियंत्रित करने का काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी है वो कहते हैं देखो ये क्या हो रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह पर सभी लोग ठीक हैं। तो कुल मिलाकर के यही कि नियंत्रित करने हेतु आवाज़ उठाई संसद में, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजाओं से युद्धादि गतिविधियां भी करनी थी, है ना, यानी कि युद्ध इत्यादि ये लड़ रहे थे, तो युद्धादि गतिविधियों के चलते कभी कभी जुर्माना भी देना पड़ता था इन्हें। समझ में आ रहा, मैंने अभी समझाया था कि इन्हें जुर्माना देना पड़ता था। अब जब इन्हें जुर्माना देना पड़ता था तो इसी की जुर्माने की राशि को इन्होंने क्या किया, संयोजित करने के लिए
बैंक ऑफ इंग्लैंड से धन की मांग की कि भैया दे दो, ए भैया दे दो थोड़ा सा, है ना। तो इन्होंने ऐसा कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से धन की मांग की, है ना। तो जब कंपनी ने धन की मांग की, जिस कारण संसद में इसी मुद्दे को उठाया गया कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसे मांग रहे हैं। जैसे आज कोई यूएसए में रह रहा हो भारतीय और आरबीआई से पैसे मांगे, तो आरबीआई ऐसे थोड़ी ना दे देगा, सरकार से परमिशन लेगा, सरकार के संसद में बात जाएगी कि उसको मैं इतना पैसा दे दूं, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ऐसे थोड़ी ना दे देगा किसी को। तो अब यहां क्या रहा कि जिस कारण संसद में इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि ठीक है पैसे तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी को नियंत्रित करने यानी कि रेगुलेट करने का निर्णय भी लिया गया कि अब इसको रेगुलेट भी अपन करेंगे, ठीक है। तो जो रेगुलेट करने का निर्णय लिया गया, और इसी पृष्ठभूमि में यानी कि यही सब कारण रहे, क्योंकि दूसरी कंपनियों को जलन हो रही थी तो उन्होंने संसद में आवाज उठाई, नहीं रेगुलेट करो। इसने क्या किया कि उसी समय पर वो तो वैसे भी चाह रहे थे कि एक मौका तो मिले इसको रेगुलेट करवाने का, और इन्होंने पैसे और मांग लिए, इन्हें ऋण की जरूरत पड़ गई। तब तो उन्होंने कहा मजा आ गया भाई, अभी पैसा मांग रहा है, यही एक मौका है कि इसको रेगुलेट कर लो, है ना। तो ये रेगुलेट करना आरंभ हुआ। तो 1773 का जो एक्ट आया इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट में क्या क्या कहा गया और किस किस चीज को कंपनी के रेगुलेट किए गए। जैसे कि आपकी कंपनी है चाय वाली, तो आपकी चाय की कंपनी को कौन रेगुलेट करे, सरकार मान लो रेगुलेट करे। तो क्या भिजाया, चूंकि आप चाय के लिए आपके जो पैसे जोड़े गए थे 500 रुपये वो कम पड़ गए, आपने आरबीआई से जाकर के कहा कि सर पैसे दे दो, मैं अमेरिका में चाय बेचता हूँ यूएसए में। तो कंपनी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, इसे देखो, दे दो पैसे, लेकिन देखो यार ये कितना कमा रही है, ये पैसा कहाँ लगा रही है, ये क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं है यूएसए में रह रही हो और कुछ उल्टा फुल्टा कर रहा हो चाय के नाम पर, ठीक है, चाय के नाम पर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा हो। तो हम लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे मोदी जी चाय के नाम पर कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चाय के नाम पर कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहा है। तो ये सरकार ने वहां रेगुलेट करने के लिए भेजा। तो क्या रेगुलेट किया, अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गवर्नर जनरल परिषद का गठन करवाया, यानी कि एक गवर्नर जनरल परिषद का गठन करवाया। कुल मिलाकर के एक संगठन बन रहा है। इसमें 5 लोग थे, एक तो था गवर्नर जनरल और एक 4 सदस्य थे। ये जो 4 सदस्य थे सभी को मंत्री का दर्जा प्राप्त था, यानी कि ये जो सभी थे ये मंत्री थे और सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो ये ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे और सदस्य फिर मंत्री भी बन जाते हैं। जैसे हमारे नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, ये पहले तो संसद के सदस्य हैं और फिर मंत्री हैं। ऐसे ही जैसे हमारे अमित शाह जी को देख लीजिए, पहले तो ये संसद हैं, है ना, एक सांसद हैं और संसद सदस्य हैं और फिर ये मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। इसी प्रकार वहाँ भी ये जो 4 लोग थे ऐसे ही थे जिन्हें गवर्नर जनरल परिषद में काम किया गया। हालांकि और ऐसे ही संयोग से इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था, बनाया गया, मतलब 5 वर्ष के कार्यकाल को बनाया गया। अब आप देखो भारत में एक सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, और ये 5 वर्ष का कार्यकाल रखना देखो इन्होंने भी आरंभ किया। तो ये 5 वर्ष के शासन करने की कल्पना कब से स्टार्ट हुई, तो देखो यहीं से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक चीज का निर्णय हुआ, यानी कि 5 ही क्यों, वर्ष में 6 रख लो, 7 रख लो, 10 रख लो, 4 रख लो, 2 रख लो, लेकिन 5 ही क्यों, क्योंकि पहले हमने कई सारे अनुप्रयोग कर चुके थे 5 वर्ष वाले कार्यकाल के, इसलिए हमने 5 वर्ष रख दिया। ऐसा आगे चलते हैं। तो ये इसका बनाएगा। और क्या रहा, जो ये गवर्नर जनरल था यह भी था। तो ये यानी कि ये बनाया गया और यही लोग क्या करेंगे, अब कंपनी के क्या क्या कार्य कर रही है उसको देखेंगे। तो इनको 2 प्रकार की शक्तियां दी गई, यानी कि इन सभी 5 लोगों को 2 शक्तियां दी गई। क्या शक्तियां दी गई देखो,
इस इनको ये शक्तियां दी गई कि आप नीतियों पर डिबेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी कंपनी निर्णय लेगी, जैसे कंपनी ने निर्णय लिया कि आज जो वो बंगाल का राजा है इसकी पिटाई करनी है, यानी कि आज इसको पिटाई करेंगे, बहुत मारेंगे आज, मान लीजिए। तो अब ये 4-5 लोग बैठ करके कहे नहीं यार अभी मत मारो, अभी क्या है, अभी उसके पास सेना बहुत सारी है, अभी मारोगे तो दिक्कत आ जाएगा। नहीं, वो कहा यही मौका है, अभी मारो तो डर भय बैठ जाएगा। तो ये सभी डिबेट डिस्कशन कर सकते थे पांचों। तो एक तो नीतियों पर, हालांकि ये भी कि चलिए एक काम करते हैं कि हम अब टैक्स नहीं देंगे, टैक्स मांगेगा तो नहीं देंगे, ऐसा मान लो इन लोगों ने निर्णय किया, टैक्स नहीं दोगे तो फिर इस प्रकार के, यानी कि जो भी डिस्कशन डिबेट करना था वो सब ये लोग करते थे, यानी कि नीतियों पर विचार विमर्श करते थे। दूसरा इन्हें शक्ति भी दी गई कि कंपनी किस अकॉर्डिंग चलेगी उस पर नियम बनाने की शक्ति दे दी गई, कि नियम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। नियम बनाने का मतलब कानून बनाने की शक्ति। और आज कानून कौन बनाता है भारत में? संसद बनाती है। किसके लिए कानून बनाती है? देश के लिए। तो ऐसे ही ये लोग भी नियम बनाने लगे हैं। क्या इन्हें भी नियम बनाने की शक्ति दे दी? असलियत में ये कानून ही है। तो कानून बनाने की शक्ति, यानी कि देखो स्टार्ट हो गया क्या, कानून बनाना यहां से, ठीक है ना। तो विधि का शासन देखते हैं कि छोटे स्तर पर ही सही पर विधि का शासन तो स्टार्ट हुआ ना इससे। तो नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। और ये अब जो निर्णय लेते थे बहुमत से निर्णय लेते थे। चूंकि 5 लोग थे तो 5 में बहुमत क्या होगा, 5 में से यदि 3 सदस्य किसी बात में हाँ कह दें, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। हालांकि जो गवर्नर जनरल है ये व्यक्ति, इसको निर्णायक मत देने का अधिकार था। यानी कि ये निर्णायक मत का क्या होता है, इसका एक वोट तो थे ही और इसको एक वोट एक्स्ट्रा और दे सकता है ये। जैसे कि मान लो क्या हुआ कि 2 लोग, हालांकि इसमें 5 लोग हैं, जैसे ऐसा हो जाए मान लीजिए कि 4 लोग ही हैं और ये 4 में से 2 एक बात को कह रहे हैं और 2 एक बात को कह रहे हैं, जो ये 4 सदस्य हैं। अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, एक किसी साइड हो जाएगा तो वो तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए 4 ही सदस्य हैं और एक गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल अपना एक्स्ट्रा वोट उपयोग कर सकता है। तो यहाँ जिस साइड गवर्नर जनरल हो जाएगा उस साइड 2 की जगह एक और वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपना एक एक्स्ट्रा वोट यूज कर ले रहा है, इसलिए ये वाला पक्ष हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 4 सदस्य की जगह 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल है। यहाँ पर जो ये गवर्नर जनरल है तो 2 एक साइड बोल रहे हैं और 2 एक साइड बोल रहे हैं, और जिस साइड ये 2 इस साइड भी गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल चाहता है कि मेरी ही पक्ष में निर्णय हो, तो ये अपना एक एक्स्ट्रा वोट यूज करेगा, तो इस साइड 3 वोट हो गए, तो इसी का निर्णय मान्य होगा। एक्स्ट्रा वोट का मतलब, निर्णायक मत का मतलब यही होता है कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा वोट रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा कि एक परिषद बनाया गया। अब तो ये तो सामान्य हो गया, अब इसमें इस कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान रहे उनको भी हम लोगों को जानना है। देखिए पेपर में क्वेश्चन बनते हैं बारंबार, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक राजस्व व सैन्य मामले अब ब्रिटिश संसद के अधीन ला दिए गए। यानी कि 3 मामलों को किसके अधीन ला दिया गया, राजनीतिक, राजस्व, सैन्य मामले, और यहाँ एक मामले और लिख लीजिए, नागरिक मामले या सिविल मामले, ये भी इसके अंदर ला दिए गए। तो सिविल, राजस्व, सैन्य मामले भी क्या कर दिए गए, ये सब ब्रिटिश संसद है। यानी कि अब मान लीजिए कोई सैन्य मामला ऐसा कि कोई सेना से संबंधित कुछ बात होगी, तो उसमें अंतिम निर्णय तब होगा जब ब्रिटिश सरकार से एक बार पूछ लिया जाएगा। राजस्व से संबंधित कोई रखना होगा तो पूछ करके काम करना होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि अभी तक क्या कर रहे थे, ये अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ये क्या सही है, ऐसा लिख करके दे दिया जाएगा कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक, राजस्व, सैन्य मामले
क्या किए जा रहे हैं, ब्रिटिश संसद के अधीन ला दिए गए। तो ये आपको कहना है जी हाँ बिल्कुल ला दिए गए थे, तो याद रखना है। निर्देशक मंडल द्वारा उपयुक्त मामलों पर गवर्नर जनरल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजना थी। यानी कि इन चारों मामलों पर, सैन्य मामले, राजस्व मामले, राजनीतिक मामले और नागरिक मामले, इन सभी पर क्या था, ये गवर्नर जनरल जो भी कहेगा, देखो 4 सदस्य थे प्लस एक गवर्नर जनरल था, इसके द्वारा इसने क्या किया, प्रत्येक साल वो सब लिख करके एक रिपोर्ट लेनी थी इससे, और ये ब्रिटिश संसद को भेजनी थी, यानी कि यूके में भेजी जाएगी। तो ये भेजेंगे तो वो देखेगी कि इस गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया है और कितना पैसा खर्च किया है, क्या कैसे किया है। तो जो भी ये कराए इसकी गतिविधियां नियंत्रित करेगी ब्रिटिश संसद। यानी कि निर्देशक मंडल द्वारा उपयुक्त मामलों पर गवर्नर जनरल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद को भेजना आवश्यक बना दिया गया, यानी कि अनिवार्य बना दिया गया, तथा निर्देशक मंडल की स्वीकृति के बाद ही फैसले लागू होंगे। यानी कि इस निर्देशक मंडल की स्वीकृति के बाद ही क्या होंगे, जो निर्देशक मंडल है उसकी स्वीकृति के बाद ही क्या होंगे, ये सब मामले लागू होंगे। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप को संसद के अधीन लाया, यानी कि इससे पहले तो लाया नहीं था, तो यही पहला अधिनियम है। आपसे पूछेगा वह कौन सा पहला अधिनियम है जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित किया गया, तो आप क्या कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट है वह, ठीक है। तथा यहीं से भारत में कानून के शासन की धीमी ही सही परंतु शुरुआत जरूर हो गया, यानी कि कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण। चूंकि कंपनी यहां कार्य कर रही थी तो वहां की संसद का नियंत्रण क्या हुआ, इस कंपनी के ऊपर हो गया। तो कंपनी को हम कार्यपालिका यदि कह दें तो नियंत्रण करने वाली वहां की संसद हो गई, ध्यान रखिए। तो यानी कि यहां नियंत्रणकारी व्यवस्था या कानून की व्यवस्था धीरे धीरे लागू होना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रावधान है, और भी कुछ प्रावधान है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ा करके, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर नहीं कहा जाता था, अभी तक ये केवल गवर्नर था, अब इसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अधीक्षण में बॉम्बे व मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी ला दिया गया। देखो मैंने कहा था केंद्रीकरण हो रहा है। अभी क्या था कि बॉम्बे का गवर्नर जनरल अपने हिसाब से काम करे, मद्रास का अपने हिसाब से करे और बंगाल का अपने हिसाब से करे। तीनों स्वतंत्र थे, कोई एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं करते थे। गवर्नर जनरल होता क्या है, कुछ नहीं, एक प्रेसिडेंसी का एक अधिकारी था जो वहां कंपनी की गतिविधियों को संपूर्णतया नियंत्रित और करता था, ठीक है। तो जैसे बॉम्बे का बॉम्बे में कर रहा था, मद्रास का मद्रास में कर रहा था, बंगाल का बंगाल में कर रहा था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको उच्च पद पर उसको से क्या किया कि इसकी अनुमति से ही ये दोनों काम करेंगे। कौन, बॉम्बे का और मद्रास का। तो क्या कर लिया, इन दोनों की शक्तियां खत्म कर दी, ठीक है, और केवल एक को शक्तियां दे दी। तो शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। जब हम दूसरों की शक्तियों को खत्म करें और केंद्र स्वयं एक व्यक्ति के पास शक्तियां संयोजित करती जाए तो ये क्या है, केंद्रीकरण। इसलिए मैंने बताया था कि शुरुआत के जो आप एक्ट पढ़ेंगे उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अधीक्षण में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल कर दिए गए। तो ये बार बार पेपर में आता है कि किस मतलब कि कौन से के अंतर्गत कर दिए गए, तो बंगाल वाले के अंतर्गत कर दिए गए। किस एक्ट के माध्यम से कर दिए गए, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके माध्यम से ये सब कर दिया गया। आशय यह है कि बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को राजस्व, राजनीति, प्रशासन और स्थानीय शासकों से संधि आदि जो भी करना है, यानी कि राजस्व का मतलब होता है कर इत्यादि लगाने के मामले के, हम कर लगाएंगे, क्या कैसा करेंगे, या राजनीतिक कि किससे युद्ध करना है, क्या कब करना है, प्रशासन से संबंधित यानी कि कौन से प्रशासन का कार्य करना है, क्या करना है, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है,
स्थानीय शासकों से युद्ध करना है, संधि करना है आदि के मामले में गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त नहीं करोगे तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि गवर्नर जनरल जो कार्य करेगा उसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, यूके में जाएगी। इसलिए इस गवर्नर जनरल को क्या किया गया, शक्तियां दी गई। चूंकि इस बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट सौंपनी है यूके की संसद को, ठीक है, तो जिसको कार्य दिए गए उसको नियंत्रण शक्तियां भी देना पड़ेंगी। तो देखो, जिसको कार्य है उसको शक्तियां, तो हमारे यहाँ क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, या फिर ऐसा कहें कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लोकसभा को विशेष शक्तियां हैं हमारे यहाँ, मतलब मंत्री परिषद को विशेष शक्तियां दे के रखते हैं हम लोग कानून बनाने वगैरह की। तो इसलिए ये हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ भी देखो धीरे धीरे उत्तरदायित्व का सिस्टम दिखाने लगा कि चूंकि बंगाल का गवर्नर जनरल उत्तरदायी है अब कार्यों के लिए कि भारत में क्या कुछ सही हो रहा है गलत हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उसको क्या किया गया कि उसी को विशिष्ट शक्तियां दे दी गई और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया, उसके अधीन कर दिया गया। ध्यान रखिए, आशा यह है कि ये बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर जनरल को राजस्व, राजनीति, प्रशासन और स्थानीय शासकों से संधि आदि के मामले में गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो ये सभी यहाँ आरंभ हुआ। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार या उपहार या रिश्वत नहीं लेने का प्रावधान किया गया, यानी कि जो कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ, वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, वो केवल कंपनी का ही व्यापार करेंगे, स्वयं व्यापार नहीं करेंगे, किसी से उपहार नहीं लेंगे, किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। तो आज के अधिकारियों को भी तो यही कहा जाता है आईएएस को कि तुम अपनी निजी बातें नहीं करोगे, वहाँ निजी लोगों के लिए काम नहीं करोगे, किसी से उपहार नहीं लोगे, किसी से रिश्वत नहीं लोगे। तो ये धीरे धीरे कहाँ से व्यवस्थाएं व्युत्पन्न हो रही हैं, यही इतिहास घटनाओं से ये आरंभ हो रहा है चीज़ें। तो हमने यहाँ देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में प्रावधान क्या क्या किए गए। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये सभी प्रशासन के लिए कुछ कुछ कार्य किया गया, वो अपरावधान थे। अब और देखते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ प्रावधान किए गए, तो उनको भी हम लोग यहाँ समझेंगे। इन सभी का शॉर्ट में नोट्स भी आपको मैंने लास्ट में दे रखा है, तो ये अभी आपको थोड़ा डीप लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में शॉर्ट में इसका नोट्स है, तो उसको आप ये पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपसे पूछता है बार बार क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई और कब की गई। तो देखिए 1773 में एक्ट आया, 1774 में की गई, ध्यान रखिएगा। और इसके जो पहले गवर्नर थे उनको एलिजा इम्पे के नाम से कहा जाता है। इनका नाम यहाँ लिखा नहीं है, तो इनका नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। एलिजा इम्पे इनका नाम था। तो ये यहाँ के पहले न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको ये लिख लेना है यहाँ, जो ये सुप्रीम कोर्ट रहा यहाँ जिसकी स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की, उसे आपको बताऊं 4 विषयों पर क्षेत्राधिकार दिया गया। एक तो दीवानी मामले, एक फौजदारी मामले, एक नौसेना से संबंधित, तो एक धार्मिक। अब सर ये दीवानी और फौजदारी क्या होता है? देखो, दीवानी मामले वो सभी मामले होते हैं, इन्हें हम नागरिक भी कह सकते हैं, नागरिक मामले भी कहते हैं, इन्हें हम आपराधिक मामले भी कहते हैं। अब ये होता क्या है देखो, यदि आपके जमीन की लड़ाई है, जमीन के हिस्से के बारे में कोई लड़ाई हो रही है जिसमें मारपीट नहीं हो रही है, केवल लड़ाई हो रही है कि आप कह के भाई ये मेरी ज़मीन है, भाई ये मेरी ज़मीन है, हो जाती है घर वालों की, है ना, भाई भाई में ये सब, तो ये दीवानी मामला है एक प्रकार का। लेकिन मान लीजिए ज़मीन की लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे को इन्होंने मार दिया, जूते चप्पल मारे, लठ मारे, डंडे मारे, तो ये सभी इन्होंने मारे, तो ये फौजदारी मामला हो गया, आपराधिक हो गया। यानी कि जिसमें हिंसा ना हो वो सभी दीवानी मामले हैं, और जिनसे में किसी भी प्रकार की हिंसा हो वो क्या है,
फौजदारी मामला है, यानी कि ऐसे कि मारपीट हो इत्यादि ये सभी चीज़ें हों तो वो फौजदारी हो जाता है। और जो ये जमीन इत्यादि से संबंधित हो, मारपीट ना हो, ये सभी मामले क्या होते हैं, दीवानी मामले होते हैं। तो ये सामान्य अंतर है दीवानी में और फौजदारी में। नौसेना से संबंधित, यानी चूंकि ये अपनी सेना रखते थे तो उससे संबंधित हो गया। धार्मिक मामले, यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ाना है, क्या कैसा करना है, कितना क्या करना है, तो ये मामले, ये 4 मामले इसको दे दिए गए। किसको? ये सब 4 मामलों में कौन? सुप्रीम कोर्ट कार्य करता था, ध्यान रखिए। अब देखिए सिविल सेवा में सुधार इन्होंने क्या किया कि बंगाल में, बिहार में और ओडिशा में भू राजस्व की वसूली हेतु एक सुपरवाइजर को नियुक्त किया गया और उसका नाम कलेक्टर रख दिया गया, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो कलेक्ट करने वाला, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? कलेक्टर। जो कलेक्ट करे, चीज़ों को संयोजित करे, जोड़े, उसे कलेक्टर कहते हैं। साथ ही कलेक्टर को मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर का पद कब से बना? अब देख रहे हो आप, यहीं से कलेक्टर की बात स्टार्ट हो गया। तो कलेक्टर कहाँ से आरंभ हुआ है? यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो टैक्स वसूल कर रहा है वही कलेक्टर है। अब आप लोग कलेक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो कलेक्टर आज सिविल सेवक हैं, ये सब कहाँ के उपज हैं? धीरे धीरे इसी ऐतिहासिक विकास के उपज हैं और यहीं से ये सभी आए हुए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा सिविल सेवा के मामले में। आपसे ये सभी पूछा जाता है कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व की वसूली हेतु नियुक्त सुपरवाइजर को कलेक्टर का नाम किस एक्ट द्वारा दिया गया? तो आपको कहना है 1773 के एक्ट के माध्यम से। कलेक्टर को मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी की शक्ति कब दी गई? तो 1773 के एक्ट के माध्यम से। आपसे पूछा जाएगा बंगाल में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आपको कहना किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो आपको कहना है 1773 के एक्ट के माध्यम से। इसको किन किन विषयों पर क्षेत्राधिकार थे? तो ये विषय आपको बता देने हैं। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने बताया एलिजा एम्पे थे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब देखो इस एक्ट में कुछ दोष थे या कुछ कमियां थी, तो वो कमियां क्या थी वो भी हम लोग यहां देख लेते हैं। इस एक्ट में दोष ये थे कि परिषद, गवर्नर जनरल आपस में मतभेद के चलते प्रायः कई निर्णयों में पर नहीं पहुंच सकते थे। ये जो 5 सदस्य थे, 4+1 यानी कि एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, ये लड़ते रहते थे परस्पर, ये कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे। तो जो गवर्नर जनरल था वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा था, यानी कि ज़्यादा हथिया ही नहीं पा रहा था, ध्यान रखिए। तो इनमें लड़ाई होती रहती थी। तो यानी कि जो ये लड़ाई है, ये आगे के एक्ट में खामी को दूर किया जाएगा, यानी कि अगले एक्ट में गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियाँ दे दी जाएंगी। देखो ब्रिटिशर्स ने सबसे अच्छी बात क्या की है कि इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और नए एक्ट में सुधारते रहे और धीरे धीरे ये कानून में सुधारते एक अच्छे कानून और राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित कर पाए। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम लोगों से जो गलतियां हो रही हैं हम उसको सीखें और सुधार करके आगे उनको सुधार करें। तो ये जो हम एक्ट में यहाँ देख रहे हैं दोष, इनको सुधार करके नया एक्ट लाइए, तो मैंने ये बात बताया। चलिए दूसरी कमी इसमें यह थी कि प्रेसिडेंसी और गवर्नर जनरल परिषद के बीच अधिकारिता पूर्णतः स्पष्ट नहीं थी। जैसे जो प्रेसिडेंसी है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, और जो गवर्नर जनरल परिषद है, इनमें कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कितना नियंत्रित करेगा, एक गवर्नर जनरल दूसरे गवर्नर जनरल को कितना नियंत्रित करेगा या कुछ भी नहीं करने देगा अपने मन से, ठीक है ना, ये सभी स्पष्ट नहीं था। यानी कि जिसके कारण दोनों के बीच प्रायः संघर्ष होते रहते थे, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण नहीं था किसमें कि किसको क्या शक्तियां हैं। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इनके कार्यों में, शक्तियों में स्पष्टीकरण होगा। इसलिए देखो यहाँ से हम लोगों ने सीख करके अपने संविधान में क्या सीखा। संविधान में हम लोगों ने क्या किया कि देखिए, फिर हमने केंद्र और राज्य में विवाद ना हो तो हमने क्या किया कि केंद्र की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य के लिए क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कौन कौन विषय होंगे, ये सब हम लोगों ने बाद में संविधान में बहुत अच्छे से बना पाया। चूँकि ऐसी लड़ाइयाँ पहले हो चुकी थी, तो हमारे संविधान निर्माता यही सब चीज़ें सोच रहे थे कि क्या क्या ब्रिटिशर्स के समय में विकास हुआ, क्या कैसे हुआ, तो उन सबको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल करके हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया। तो ऐसा
अधिकारिता स्पष्ट की गई। दूसरा, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और जो अधीनस्थ न्यायालय थे, इनके अधिकारों में भी यह स्पष्टता थी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या मामले देखेगा। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन क्या हो रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय और परस्पर क्या हो रहा था, हितों में टकराव हो रहा था। जो अधीनस्थ न्यायालय थे, जैसे जो जिला न्यायालय के स्तर पर ये सब मुंसिफ न्यायालय ऐसे है ना, फौजदारी ये सभी, तो यहाँ क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, चूंकि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही थी, तो इसलिए इनकी भी शक्तियाँ स्पष्ट नहीं थी। आगे जाकर के ये भी स्पष्ट की जाएंगी। तो ये अधिनियम के ये दोष थे। तो यह हम लोगों ने देखा रेगुलेट अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया, इसके बारे में हम लोगों ने इतना अभी पढ़ा है ना। तो अब देख लीजिए जी, इसके बारे में आगे हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, तो उसको भी आप लोगों को रिवीजन करना है ना। तो वो रिवीजन कर लीजिएगा और ये सभी आप बार बार एक बार और पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को। जिसने इतना पढ़ लिया उसको रिवीजन करेगा और भी आगे चीज़ों को पढ़ेगा, है ना। अब मित्रों हम लोग नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हम लोगों ने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको बताऊं, ये जो एक्ट है, यह एक्ट को हम कहेंगे, इस एक्ट को हम कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया क्यों पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या था, देखो आप ऐसे समझो जैसे दो पार्टियां हैं आज। क्या है, दो पार्टियां हैं। एक तो है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस आपके यहाँ। इसको वर्तमान में विपक्ष मान सकते हैं, बीजेपी को पक्ष मान सकते हैं, या फिर सत्ताधारी पार्टी कह सकते हैं जो सरकार में है। पहले सरकार में पार्टी क्या थी, ये मान लीजिए ऐसे ही यूएसए में भी, यूके में भी दो पार्टियां थी। तो जो सत्ता में थी पहले पार्टी वो तो ठीक है, लेकिन जो विपक्ष है उसमें 4-5 नेता थे और एक नेता थे उसमें पिट्स, विपक्ष में। और पिट्स, फॉक्स और हुंडास, इनके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये विपक्षी ईस्ट इंडिया पार्टी थी और ये चाहते थे इनको, अब देखो चुनाव के लिए फंडिंग जरूरी होती है, पैसा जो देता है उसी के हित में सोचता है। तो बीजेपी किसके हित में सोचती है, आप उन धनी व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं। कांग्रेस भी कुछ धनी व्यक्तियों के बारे में सोचती होगी, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो यहाँ विपक्ष में ये 3 थे वहाँ उस समय। ये इनको कुछ कंपनियां सहायता कर रही थी और वो कंपनियां कह रही थी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करो। तो पिट्स चाहते थे इसको ख़त्म ही कर दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जब ये पिट्स वहाँ की सरकार बने, हालांकि ये सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी थी, समर्थन से बनी थी इनकी सरकार वहाँ पर यूके में। तो जब सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया कि जो एक अपना एक्ट पारित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि और कठिन प्रावधान किए गए, जटिल प्रावधान करके यह कानून भेजा गया। इसे हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो पिट्स क्यों, चूंकि पिट्स उस समय वहाँ के, आप ऐसा समझें, राजा थे, राजा तो नहीं ही थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्राउन राजा होता है सदैव के लिए। और तो यहाँ ये प्रधानमंत्री कह सकते हैं आपने कि ये थे। तो इन्हीं के समय में ये आया, तो ये इनका ये मकसद था कि इसको ख़त्म कर दो, लेकिन ये ख़त्म तो नहीं कर पाए, लेकिन पंख जरूर काट दिए इस कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी शक्तियाँ, सभी चीज़ों को नियंत्रित किया। तो मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया चूँकि आपको इस एक्ट में ज़्यादा चीज़ें ऐसा दिखेगा कि कंपनी ज़्यादा ही रेगुलेट कर लिया, कंपनी से बहुत सारी शक्तियाँ छीन ली, और या फिर कंपनी के कार्यों को ज़्यादा बड़े स्तर पर रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसलिए चूँकि पिट्स इस पिट्स
ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्ति करना चाह रहे थे। वो तो इसको इसलिए छोड़ दिए चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पंख तो हम आपके काट ही देंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसे लाया गया, यानी कि पहला तो ये है कि जो रेगुलेट एक्ट में कमियां रहीं उनको दूर करने के उससे लाया गया। तीसरा, यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का परोक्ष प्रभाव रहा। तो जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसका भी एक प्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे लेकिन परोक्ष प्रभाव जरूर रहा, चूंकि जिसके दिमाग में ही हो कि हमें ऐसा करना है तो वो तो करेगा, सीधे तौर पर नहीं तो उल्टे तौर पर। तो इन सभी के कारण यह एक्ट आया और हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो यह जो इसके प्रावधान क्या थे, यानी कि क्या क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि प्रावधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गया कि अब अभी तक तो केवल एक ही चीज़ था, यहाँ क्या था कि जो गवर्नर जनरल परिषद को ही बनाया गया था। यहाँ गवर्नर जनरल परिषद के साथ ही एक चीज़ को और बढ़ाया गया, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्राउन द्वारा यानी कि ब्रिटेन के यूके के राजा द्वारा मनोनीत 6 सदस्य थे। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें क्या थे? क्राउन द्वारा मनोनीत 6 सदस्य थे जो कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण कर देते, यानी कि राजनीतिक कार्य जो जो कंपनियां करेगी वो। दूसरा, जो गवर्नर जनरल परिषद थी इसमें 4 सदस्य जो थे इनके जगह 3 सदस्यों को कर दिया गया, ठीक है, 3 सदस्य कर दिए गए, ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्यों की जगह 3 कर दिए गए, एक गवर्नर जनरल है ही, यानी कि टोटल 4, पहले कितने थे? 5। तो इस एक्ट में कम किया गया। तो ये भी पूछा जाता है पेपर में कि गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की कमी किस अधिनियम में कर दी गई, तो इसी में कर दी। और ये करते क्या थी गवर्नर जनरल परिषद? ये कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण करते थे। तो अब देखो, राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक कार्य दोनों कार्यों के लिए ये 2 संस्थाएं बना दी गई, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बना दिया गया गवर्नर जनरल परिषद, यानी कि 2 सदन यहां से स्टार्ट हो गए, एक तो यह और एक यह, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ देखें, इसी के बारे में ये यहाँ भी मैंने बताया है कि जो वह 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये जो सभी सदस्य होते थे क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, इन्हें राजनीतिक क्षेत्र पर, प्रशासनिक क्षेत्र पर या उपनिवेशों पर नियंत्रण इत्यादि करने से संबंधित सभी कार्य किसको करने थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करने थे। गवर्नर जनरल जो परिषद थी इसमें से मैंने बताया कि के सदस्यों की संख्या घटा करके 4 से 3 कर दी गई, और ये जो कार्य देखते थे वाणिज्यिक कार्य देखते थे। ये आपसे पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मूल कार्य क्या था? तो राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करना था। और गवर्नर जनरल परिषद का मूल कार्य क्या था? तो मूल कार्य वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण करना था। अब नियंत्रण बोर्ड कंपनी के सैन्य जो ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। तो ये कंपनी के सैन्य, नागरिक, राजस्व संबंधी सभी कार्यों पर निगरानी रखता था। कंपनी सैन्य मामले कैसे देख रही है, नागरिक मामले कैसे देख रही है, राजस्व संबंधी मामले, इन सभी पर इसका कंट्रोल होता था। और ये सब क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। क्राउन द्वारा मतलब असली बात यह कि पीएम द्वारा मनोनीत, यानी कि जो 6 सदस्य थे ये पिट्स के ही सदस्य थे, पिट्स के ही भाई थे, और वो ही देख रहा था सब कुछ, सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंध, यानी कि डायरेक्ट पैसे पर कंट्रोल कर दिया ना पिट्स ने। तो ये बात है, तो इससे और अधिक कंट्रोल इस पर बढ़ गया। यानी तो देखो, कंट्रोल यानी कि कंपनियों की शक्तियां लेकर के ये सभी शक्तियां कहाँ जा रही हैं? केवल वो स्वयं लेती जा रहे हैं। तो यानी कि केंद्रीकरण हो रहा है शक्तियों में, ध्यान रखिए। इस अधिनियम द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली आरंभ हो गई, यानी कि दोहरा नियंत्रण हो गया, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, दूसरा गवर्नर जनरल परिषद का। इस नियंत्रण को भी स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं थी, यानी कि नियंत्रण बोर्ड को कोई भी स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं थी, यानी कि स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति इसे प्राप्त नहीं थी, ध्यान रखिए कि स्वयं काम नहीं करता था। इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो भारत के क्षेत्र थे, ये पूछा जाता है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कि जो भारतीय क्षेत्र था तो कहा गया कि ब्रिटिश अधिकाराधीन बंगाल, यानी कि बंगाल के क्षेत्र को कहा गया कि ब्रिटिश के अधिकार में क्षेत्र है बंगाल, यानी कि भारतीयों का नहीं है,
ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से पहली बार यह कहा गया कि ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये बात कहा गया। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिमानी शक्ति यानी कि निर्णय ना मानने की शक्ति दे दी गई। यानी कि जो ये परिषद थी, जो ये गवर्नर जनरल परिषद है, ये चाहे तो इन तीनों सदस्यों की बात ना माने, अपना जो चाहे वो करे, भले इनका बहुमत हो या कुछ भी हो। यानी कि इसको ऐसी शक्ति दे दी गई कि इनके अधिकारों को माने, जो कहें अथवा ना माने, इसकी चलेगी, है ना। ये स्वयं जो चाहे वो कर सकता है। चूंकि इससे पहले के जो ये थे, ये क्या करते थे कि कोई काम ही नहीं करने दे रहे थे। जो इससे पहले एक्ट में समस्या थी, तो मैंने क्या कहा था, इन्होंने अपनी समस्या से सीखा और सुधार किया। तो वही यहाँ है कि इन्होंने क्या किया कि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिमानी या निर्णय न मानने का, या निर्णय के विरुद्ध बोलने का, या निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। मैं इतना इसलिए फोकस कर रहा हूँ इन चीज़ों पर क्योंकि क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता है यदि आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, डीप में नहीं पढ़ेंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो आप पेपर में क्वेश्चन गलत करके आएंगे। और एक क्वेश्चन आया और आप गलत कर लिए, तो ये सब पढ़ने का मतलब क्या रहेगा। आप इसको भले 30 मिनट में पढ़ लीजिए, 40 मिनट में ये सभी पूरा मतलब विकास कंप्लीट किया, ऐतिहासिक विकास, ठीक है। लेकिन एक बार तो आपको डीप में पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने 2 पेज में ये कंप्लीट सभी अधिनियम दे दिए हैं लास्ट में, तो उनको आप अध्ययन कर लीजिएगा। एक बार डीप में आपको 2-3 घंटे लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको 30 मिनट ही लगेगा, ध्यान रखिए। तो एक बार डीप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एक बार तो समझना ही होगा। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण प्रावधान देखे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों को आपको 2-3 बार सुन लेना है लेक्चर में, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जो नए बच्चे हैं। तो इस अधिनियम के तहत इतना ही प्रावधान दिए गए। अब हम अगले एक्ट के तरफ चलेंगे और अगले एक्ट को पढ़ेंगे, 1813 का एक्ट। चूंकि ये एक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, मैं उन्हीं के बारे में बात करते हुए चलूंगा और आगे बात करते जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब 1813 का एक्ट पढ़ रहे हैं। इसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। ये तीसरा एक्ट है। इसका प्रावधान यह है कि इसमें क्या प्रावधान थे। इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या हो रहा था कि धीरे धीरे देखो वहां उदारता चल रही थी ब्रिटेन में, यानी कि भाई सभी कंपनियों को व्यापार करने दो, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करे रही है व्यापार, हम लोगों को भी जाने दो, हमको भी करने दो। तो धीरे धीरे ये उदारता मान ली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल जो स्वयं व्यापार करती थी, यानी कि उसका केवल स्वयं का एकाधिकार था भारत में व्यापार करना, तो इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2 चीजों का व्यापार रोका गया। एक तो चीन, यानी कि चीन देश के साथ व्यापार करने पर एकाधिकार बना रहा इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा चाय का व्यापार है, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाएगी। यानी तो एक तो चीन देश से व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार, अलग अलग चीज है। चीन देश के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाय का व्यापार करेगी। बाकी इसके अलावा जो व्यापार है वो अन्य कंपनियां भी कर सकेंगी, ऐसा इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया। और ये बारंबार आता है पेपर में, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1813 का जो एक्ट है, इसके माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय सरकारों को, यानी कि स्थानीय जो सरकारें हैं वो भी कर लगा सकती हैं। तो स्थानीय सरकारें कर लगा सकती हैं, इसका अधिकार कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ, तो कहाँ से आरंभ हुआ, किस एक्ट में था। तो ये एक्ट का आपको याद रखना है, ये 1813 का चार्टर एक्ट था। और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। यानी कि जो ब्रिटेन इत्यादि की जो ईसाई मिशनरियां थी, जो अपना धर्म प्रचार करना चाहती थी, उनको भी भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो किस एक्ट के माध्यम से दी गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये काम कब किया गया, या फिर इस एक्ट के माध्यम से 1800, ऐसा भी कहेगा 1813 के एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 बातें लिख करके देगा और पूछेगा ये चारों के 1813
में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी, अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये सभी क्वेश्चन वहां मिलेंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रावधान किया गया। यानी कि यहाँ से भारत में शिक्षा विकास की बात आरंभ कर दी गई और शिक्षा विकास के लिए कार्य स्टार्ट कर दिया गया और 1 लाख रुपए दिए गए कि शिक्षा विकास के लिए। तो पूछ लेगा भारत में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था को आरंभ करना कब से स्टार्ट किया, तो इसी एक्ट के माध्यम से 1813 के एक्ट के माध्यम से ये काम स्टार्ट हुआ यहाँ। तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रावधान देखा, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से यही महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1813 के एक्ट में। अब हम लोग 1833 का एक्ट पढ़ेंगे और इसमें जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल परिषद थी, ठीक है, उसमें जो सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक था इस समय, यानी कि 1833 में, एक स्थायी सदस्य बनाया, 3 स्थायी सदस्य थे जो कि मंत्री थे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सदस्य को जोड़ा गया जो अस्थायी सदस्य था, जिसे लॉर्ड मैकाले इसका पहला सदस्य था। अस्थायी सदस्य में जो मैकाले है, आप कहते मैकाले की शिक्षा, वो यही है। इसको क्या किया गया, ये बैठक का अधिकार तो था लेकिन ये मतदान नहीं करता सकता था। जैसे आज हमारे कैग को रहता है, महान्यायवादी को रहता है। महान्यायवादी संसद की बैठक में तो बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। तो ये सभी कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ जैसे अस्थायी सदस्य के रूप में ये मैकाले है, इन्हीं सभी चीज़ों को सीख करके ये सब हमने प्रक्रियाएं बाद में संविधान में भी अपनाया है। इसका कानून विधि इत्यादि बनाने के लिए इसको लाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रावधानों में। तो महत्वपूर्ण यह है कि 1833 के प्रावधान क्या थे, और वो महत्वपूर्ण चूंकि प्रावधानों के बारे में आता है, दूसरा के प्रीलिम्स में ही केवल क्वेश्चन आते हैं। जो एक्ट पढ़ा रहा हूँ इससे मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए ये प्रावधान ही आपको बहुत याद रखने हैं, तो उन्हीं को मैं बार बार केवल पढ़ा रहा हूँ। गवर्नर जनरल परिषद का मुख्य कार्य अब कानून बनाना हो गया, यानी कि अब ये क्या करेगी, गवर्नर जनरल जो परिषद है केवल कानून बनाएगी, यानी कि ये संसद का कार्य करेगी, जिससे कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत में कानून में एक रूपता हो। यानी कि कंप्लीट भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स हैं वहाँ सब जगह एक कानून रह सके, इसलिए कानून बनाने के लिए एक संस्था होना जरूरी है। तो वो संस्था कौन सा कर दिया गया, इन लोगों ने गवर्नर जनरल परिषद को ऐसी संस्था बना दिया गया। ठीक है, तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत में कानून में एकरूपता तथा क्षेत्रीय या स्थानीय कानून की विसंगतियों को दूर करना। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कानून थे, फिर अलग अलग दिक्कत आती थी, तो सभी जगह एकता रहे, इसलिए एक संस्था हो जो कानून बनाए और सभी के लिए बनाए, इसलिए एक संस्था का कार्य ये किया गया और आरंभ किया गया। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। अब देखो कितना केंद्रीकरण हो रहा कि देखो प्रांत जो कि जैसे बॉम्बे था, मद्रास था, इन सभी से शक्तियां छीन ली गई कि अब तुम कानून नहीं बनाओगे, कानून बनाएगा केवल केंद्र, यानी कि केवल बंगाल। तो यानी कि अब और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को इस एक्ट के माध्यम से बढ़ाया गया और आपसे पूछता है कि कानून बनाने की शक्ति, यानी कि बंगाल या फिर बॉम्बे या मद्रास, इनसे कानून बनाने की शक्ति किस एक्ट के माध्यम से छीन ली गई है, तो आपको बताना होता है कि 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से ये सब कार्य किया गया। आगे चलते हैं। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून की निर्माण की प्रक्रिया की शक्ति गवर्नर जनरल परिषद को प्रदान कर दी गई कि वही अब संपूर्ण देश के लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी। ध्यान रखिए, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का दर्जा बढ़ा दिया गया। यानी कि देखो पहले क्या किया गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, अब इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आ रहा, यानी कि इसके तहत गवर्नर जनरल के पद का दर्जा बढ़ा करके अब इसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था।
ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक था। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल हमारे भारत का जो था वो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, वारेन हेस्टिंग था। आगे चलते हैं। दंड संहिता में एक रूपता लाने के लिए, यानी कि कानून की जो विधियां हैं, कानून है, चूंकि इससे पहले कानून में भी बहुत सारी विविधताएं थी, अस्पष्ट कानून था, तो उसको एक रूपता लाने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। और इस विधि आयोग ने ही क्या किया? विधि आयोग के द्वारा कानून बनाया गया, यानी कि भारत का प्रथम विधि आयोग भी कहा जाता है इसे। और आपको बताऊं, ये पेपर में पूछा गया है, एमपीपीएससी में ये पूछा गया था, शायद इसी बार पूछा गया था कि विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1835 में किया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस टाइप से इस आयोग द्वारा दंड विधान को संहिताबद्ध किया गया, यानी कि दंड के जो कानून थे उनको संहिताबद्ध किया गया, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी कहते हैं। अर्थात एक अपराध हेतु एक ही सजा की व्यवस्था की गई। और जैसे हम कहते हैं इंडियन, जिसे 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में वायसराय की कार्यकारी परिषद में पारित किया गया और 1862 में लागू किया गया। तो ये आईपीसी की बात कर रहा है, इंडियन पेनल कोड 1860 जो आप पढ़ते हैं, इसी के तहत अभी भी हमारे देश का न्यायालय चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो यही मैकाले के द्वारा संहिताबद्ध किया गया कानूनों को। और मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जो अगले 400 वर्षों के बारे में भी सोच सकता था कि किस विधान के तहत कैसा चल सकता था। तो बहुत दूरदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति था। ठीक है, तो उसी के द्वारा यह सब बनाया गया। आगे चलते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो ये विधि आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया, और ये सभी एक अस्थायी सदस्य जोड़ा, तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जोड़ा कि इन सभी चीज़ों को, विधियों को किया जाए। क्योंकि जो मैकाले था वो एक प्रकार का विधिवेत्ता था। सिविल सेवा में बदलाव करते हुए विलियम बेंटिक ने इस अधिनियम के तहत मंडल आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी कि अब सिविल सेवा में बदलाव करके मंडल आयुक्त की नियुक्ति की, और जिला कलेक्टरों के अधीन को इसके अधीन रख दिया गया, यानी कि कलेक्टर नीचे रहते थे और मंडल आयुक्त ऊपर रहता था। यानी कि एक अधिकारी का पद सृजित किया गया जिसे मंडल आयुक्त किया गया, जो कि कलेक्टरों को देखरेख करता था कि जो कलेक्टर कार्य कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मंडल यानी कि जिला। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। इससे पहले वाला जो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें मैंने कहा था चीन के साथ, और दूसरा चाय का व्यापार पर एकाधिकार था, बाकी तो सभी समाप्त कर दिए गए थे। तो इस एक्ट के माध्यम से ये दोनों भी खत्म कर दिए गए, यानी कि अब कोई भी कंपनी यूरोप की भारत में आकर के, यानी कि ब्रिटेन की आकर के व्यापार कर सकती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो था वो खत्म कर दिया गया। तो ये हमने यहाँ देखा कि यहाँ इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ध्यान रखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी प्रावधान है, तो इसको आपको याद रखना है पेपर के लिए। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि आगरा को भी प्रेसिडेंसी बनाया गया। हालांकि इसने कार्य करना आरंभ नहीं किया, लेकिन ये किया गया कि इसको भी हम प्रेसिडेंसी बनाएंगे। जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल थी, वैसे ही इसको भी कहा गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के सरकारी पदों की चयन प्रक्रिया में, यानी कि जो कंपनी बनेगी और कंपनी के अधीन जो भी पद हैं या जो भी नौकरियां हैं, उन सब में हम रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा किया गया। लेकिन इस चीज़ का विरोध किया गया है कि भाई जो ये चीज़ें कह रहे हो तुम कि भाई इस रंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेद नहीं करेंगे, इसका विरोध किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये बात कभी लागू नहीं हो सकी। लेकिन विलियम बेंटिक ने, चूंकि वो उदारवादी था, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि उदारता की बातें हो रही हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। जैसे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म करके सभी को देना,
इसी प्रकार ये रंग, जाति, धर्म इत्यादि के भेद को खत्म करना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, क्योंकि इस समय राजा राम मोहन राय ये कार्य कर रहे थे, आपने देखा है ना, तो ये सभी लोग कार्य कर रहे थे। सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान भी इस में किया गया, यानी कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ पहली बार किस एक्ट में किया गया, तो आपको कहना है 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। और ये सभी बातें जो मैं प्रावधान पढ़ा रहा हूँ ये बार बार पढ़ना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से विद्यार्थी, मैं कहूँगा ये लेक्चर आपको 3 बार कम से कम देखना चाहिए, फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स याद करना चाहिए, या फिर आप एक बार देख करके यदि समझ ले रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बार बार याद करिए, चूँकि एक क्वेश्चन आएगा यूपीएससी का, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे लगभग आपको बताऊं 200 टॉपिक्स हैं जिस पर आप तैयारी कर लें तो यूपीएससी में लगभग वहाँ से 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 40-50 क्वेश्चन ही यदि आप पर पेपर में अच्छे से बन रहे हैं तो आपका पेपर निकल जाता है। तो ये 200 टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स यह ऐतिहासिक आधार वाला भी है। तो आपको बताऊं ऐसे मैं 200 टॉपिक्स आगे कवर करवाऊंगा, तो उनमें से एक टॉपिक्स यही है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। इनसे 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये मुझे ही मालूम है, सभी को मालूम है। जैसे कि बौद्ध धर्म है, वो भी एक ऐसा ही टॉपिक्स है, वहाँ से आना ही आना है। तो इस प्रकार से जैसे एक और टॉपिक्स वह है कि आप देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कि संवैधानिक संस्थाएं है ना, गैर वैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, इन संस्थाओं से ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार कर लीजिए तो उनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करना होता है, तो ध्यान रखिए अध्ययन आपको करना होगा। आगे चलते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा दास प्रथा के विरुद्ध को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। तो जो दास बनाना है वो विधि विरुद्ध है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इस दासता को भी विधि विरुद्ध घोषित किया गया, तो यह भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के आने जाने का तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि अब ब्रिटेन से अंग्रेज आ सकते हैं और यहाँ बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, बिना लाइसेंस के कार्य कर सकते हैं। पहले उन्हें निजी व्यापार करने को मना किया गया था देखो, लेकिन यहाँ उदारता बरतते हुए व्यापार करने की स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी गई। तो ये जो मैंने देखे ये 14 आपको दिखाए, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये आपको पेपर के लिए याद रहना चाहिए। इनसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे PYQ आए हुए हैं, तो वो सभी भी मैं आपको बताऊँगा। और न केवल मैं UPSC के PYQ आपको करवाऊँगा, MPPS से UPPCS सभी जो एग्ज़ाम हैं सभी के मैंने एक साथ ला के रखे हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से कवर करवाएंगे और उनके बारे में सॉल्व करवाएंगे। आगे चलते हैं मित्रों हम लोग। देखिए ज़्यादा आराम से सभी चीज़ें पढ़ जाएंगी। देखिए 20 पेज के लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये हो जाएगा। इसके लिए आपको बताऊं कुछ लेक्चर बनेंगे, तो मतलब इन लेक्चर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। ध्यान रखिए 1853 का चार्टर अधिनियम देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं? 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो देखिए गवर्नर जनरल परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया, यानी कि जो गवर्नर, अब देखो 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा 1773, 1784, 1813, 1833 और अब पढ़ रहे हैं 1853 का। तो ये सभी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। गवर्नर जनरल परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। अब अतिरिक्त सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया और ये 6 अतिरिक्त सदस्य थे। ये 6 अतिरिक्त जो सदस्य थे, इसमें से क्या किया गया कि कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है उसको भी शामिल कर लिया गया। चूंकि कानून बनना है तो सभी लोगों से पूछ लिया जाए ना कि क्या कानून बनना है। उसी न्यायालय का लघु न्यायाधीश जो था उसको भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जैसे कि अंग्रेज जो प्रांत थे, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यहाँ से भी एक एक व्यक्ति को
एक एक प्रतिनिधि को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ऐसे इन 6 लोगों को इसमें और सम्मिलित कर दिया गया, जिससे कि चर्चा परिचर्चा बढ़ती रहे और उसके अकॉर्डिंग कानून बनते रहे। जैसे आज हमारी संसद में कंप्लीट संपूर्ण देश से क्या है, लोग उसमें हैं, जाते हैं सांसद के रूप में चयनित होकर के, और फिर वो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं आरंभ हो रही थी एक्ट के माध्यम से, जो कि व्यापक स्वरूप में आते आते हमारे संविधान में देखेंगे, या फिर आप 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ऐसा अधिनियम बन चुका था, ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी थी कि देश चलाना आसान हो गया था, मतलब ठीक से चल रहा था उन माध्यम से। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी का कहना था कि 1835 के अधिनियम से भी देश चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में स्पष्ट रूप से पृथक किया गया। अब क्या किया गया कि विधायी कार्य क्या होंगे गवर्नर जनरल परिषद के, और प्रशासनिक कार्य क्या होंगे। देखो यहां से प्रशासनिक कार्यों को अलग, विधायी को अलग। देखो विधायिका और कार्यपालिका, इसके कंसेप्ट का आरंभ होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि ये पहले से ही चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप देखेंगे कि और स्पष्टीकरण आ जाएगा धीरे धीरे। हर अगले अधिनियम में जब हम पढ़ते जाएंगे उसमें स्पष्टीकरण होता जाएगा। इसके तहत 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। अब देखो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, 6 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा। इसमें पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रांतीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि देखिए जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये सब आ रहे हैं, ये प्रांतों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है यहाँ, और प्रांत के सदस्य यहाँ आ रहे हैं। इस अधिनियम के माध्यम से मेकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है, और तथा सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा की आरंभ कर दी गई। यानी कि जो पहले 1833 के में कहा गया था वो आरंभ नहीं हो सका था, तो यहाँ से ये सभी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई, और यही महत्वपूर्ण प्रावधान 1833 के अधिनियम के थे। तो इनको आपको 1-2 बार और पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि मैं एक बार ही पढ़ाते जा रहा हूँ इन चीज़ों को, तो ध्यान रखना है ये चीज़ें। आगे हम लोग देखेंगे अधिनियम 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, है ना, 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे। इन सभी अधिनियमों को भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और इसके बाद हम कल के लेक्चर में इससे आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लेक्चर में हम आगे अध्ययन करेंगे तो कंप्लीट जो 1858 से है 1947 तक के जो भी अधिनियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद PYQ करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और आगे के लेक्चर में हम यह अध्ययन करेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।